वेरी गुड आफ्टरनून। सो हम लोग अभी हिस्ट्री के नेक्स्ट क्लास के अंदर मूव ऑन करते हैं। अभी तक हम लोग ने फर्स्ट फेज ऑफ नेशनल मूवमेंट और सेकंड फेज ऑफ नेशनल मूवमेंट के बारे में बात कर ली है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का यहाँ पे द मुस्लिम लीग के बारे में हम लोग बात करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, उस मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन जिसकी वजह से टू नेशन थ्योरी हम लोग ने कहीं ना कहीं देखी, और दो नेशंस किस तरीके से सेपरेट हो गए, इंडिया और पाकिस्तान कैसे किस तरीके से डिवाइड हो गए। तो वो नेशंस की बात हम लोग यहाँ पे आज के टाइम में करने वाले हैं, जिसको हम लोग मुस्लिम लीग के फॉर्मेशन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मुस्लिम लीग के फॉर्मेशन से पहले अभी तक हम लोग ने जो सारी बातें कर ली हैं उसके अंदर एक बार फिर से हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे कि हमने 1857 के रिवोल्ट की बात कर ली, ठीक है, इससे रिलेटेड हम लोग ने बहुत सारे एमसीक्यूज भी लगा लिए। उसके बाद में सेकंड बात जो हम लोग ने करी थी वो हम लोग ने ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म की भी बात की थी, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, और फिर हम लोग ने इससे रिलेटेड एमसीक्यूज जितने भी सफिशिएंट एमसीक्यूज आपके हो सकते थे वो हम लोग ने यहाँ पे लगाए। ठीक है, उसके बाद में ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म के बाद में हम लोग ने देखा था फर्स्ट फेज ऑफ नेशनल मूवमेंट। ठीक है, और इससे रिलेटेड भी हमने बहुत सारे एमसीक्यूज लगाए। ठीक है, हमने टॉपिक को समझा पहले, बहुत ब्रीफ में हमने कहीं ना कहीं उसका डिस्कशन किया, और डिस्कशन करने के बाद में हमने क्या करा, फिर इससे रिलेटेड एमसीक्यूज लगा लिए। और फाइनली कल हम लोगों का जो लास्ट क्लास था वो हम लोग ने क्या करा था, सेकेंड फेज ऑफ नेशनल मूवमेंट की बात की थी, और उससे रिलेटेड भी जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन आपके क्वेश्चन एग्जाम पेपर में आ सकते हैं उनकी बात हम लोग ने यहाँ पे कर ली थी। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड फेज ऑफ नेशनल मूवमेंट हम लोग यहाँ पे कर चुके हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक आपका इसके अंदर आता है, ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट से पहले, फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट आपका एक लेक्चर का टॉपिक है, कम से कम थोड़ा सा ज़्यादा लेगा, और उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, बहुत बेसिक में उसकी क्रोनोलॉजी को पढ़ के, और क्रोनोलॉजी को पढ़ने के बाद में क्या करेंगे, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की कोशिश करेंगे उसके अंदर। ठीक है, तो ये तो आपके बेसिक टॉपिक्स हैं जिनको अभी तक हम लोग ने बात की थी। फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट का एक सेपरेट लेक्चर लेके हम लोग उसके अंदर फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट को कर लेते हैं कंप्लीट। उससे क्या होगा, आपका जो फर्स्ट टर्म का एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट करने के बाद में खत्म हो जाएगा। ठीक है, एंड हो जाएगा उसके बाद में, तो हम लोग यहाँ पे इसकी बात करेंगे। खैर वो तो आगे का टॉपिक है, उसकी तो बात हम लोग करेंगे। अभी आज क्या हम लोग बात करने वाले हैं, आज हम लोग बात करने वाले हैं द मुस्लिम लीग। ठीक है, द मुस्लिम लीग मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया का कहीं ना कहीं पोर्शन है ये, और इस पोर्शन के अंदर हम लोग जब बात कर रहे हैं मुस्लिम लीग की, तो मुस्लिम लीग के फॉर्मेशन से रिलेटेड जब भी बात होगी तो फॉर्मेशन से रिलेटेड हमको ये याद रखना है कि सबसे पहली चीज़ कि मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन क्यों हुआ होगा, क्या रीज़न थे इसके पीछे कि मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ। दूसरी चीज़ हमको ये याद रखनी है कि मुस्लिम लीग के फॉर्मेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, क्या टारगेट्स थे, क्या एम थे उसके मुस्लिम लीग के फॉर्मेशन के। तीसरी चीज़ हमको ये याद रखनी है कि मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन कब हुआ, कौन सी ईयर थी, कौन से ईयर के अंदर मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ, हमको ये याद रखना है। हमको ये याद रखना है कि कौन से ऐसे रीज़न जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं तो वो फेवर में या अगेंस्ट में चले गए फ्यूचर को लेकर। जब हम फ्यूचर एस्पेक्ट की बात करेंगे इसके अंदर, तो मुस्लिम लीग के फॉर्मेशन के बाद में क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, क्या सिग्निफिकेंस थे उसके मुस्लिम लीग के फॉर्मेशन के बाद में, इसकी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, एक बहुत छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं इस चीज़ का हम लोग, कि जैसे कि हम लोग जानते हैं अभी तक इंडियन नेशनल कांग्रेस की हम लोग ने बात की थी, जो अभी तक हम लोग लगातार बात करते चले आ रहे हैं। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हो गया। 1885 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हो गया तो फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस में ये हमेशा कहीं ना कहीं दूसरी जो कम्युनिटी थी जिसको हम लोग मुस्लिम कम्युनिटी बोलते हैं, मेजोरिटी के बाद में हिंदू कम्युनिटी के बाद में भारत के अंदर जो कम्युनिटी आती है मुस्लिम कम्युनिटी, तो मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर के जो लोग थे वो कहीं ना कहीं इस बात से नाखुश थे, ठीक है, या इस बात से सेटिस्फाई नहीं थे कि मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव जो है कांग्रेस के अंदर कम है। वो लोग इस चीज़ से नाराज़ थे कि मुस्लिम को रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया जाता है कांग्रेस के अंदर, इस बात से वो लोग थोड़ा बहुत नाराज़ थे। तो अलग से मुस्लिम्स को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, ये कहीं ना कहीं उन लोगों ने अपना एक टारगेट रखा, एक गोल रखा, जिसको लेके उन्होंने ये मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन की। इकलौता रीज़न यही नहीं था, दूसरा रीज़न ये भी था कि मुस्लिम लीग के फॉर्मेशन के पीछे कहीं ना कहीं बहुत सारे कम्युनल एंगल्स भी हमारे सामने देखने को मिलते हैं। कम्युनल एंगल्स किस तरीके थे, कम्युनल एंगल जो थे आपके वो किस तरीके के थे उनकी बात जब हम लोग करेंगे तो कम्युनल एंगल की बात देखो बेटा इस तरीके से समझेंगे हम कि मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन क्या हुआ, ब्रिटिश पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल की। ठीक है, ब्रिटिश क्या करना चाहते थे, हमेशा हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में एक गैप या एक खाई को क्रिएट करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि 1857 के रिवोल्ट के अंदर हम लोग लगातार देखा था हमने कि किस तरीके से हिंदू मुस्लिम यूनिटी
या यूनिफिकेशन या इंडियन कल्चर की जो एक इम्पॉर्टेंट डाइवर्सिटी है और उस डाइवर्सिटी का एकीकरण हो जाना और एकीकरण होकर पूरा सब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में लड़ लेना, ये चीज़ अंग्रेज़ों को खल रही थी, ब्रिटिशर्स को कहीं ना कहीं ये चीज़ परेशान कर रही थी। तो इस परेशानी से निकलने के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या फॉर्मूला अपनाया, डिवाइड एंड रूल का। वो लोग डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाना चाहते थे। उन्होंने लगातार माइनॉरिटी जो मुस्लिम्स थे उनके दिमाग में ये चीज़ कूट कूट के भरना शुरू कर दी कि कांग्रेस का रिप्रेजेंटेशन अपर कास्ट हिंदूज़ के हाथों में है और अपर कास्ट हिंदूज़ क्या करेंगे, मुस्लिम कम्युनिटी को कभी भी रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने राइट्स को खुद मनाना पड़ेगा, खुद मांगना पड़ेगा। तो अपने राइट्स को मांगने के लिए आप थोड़ा कम लोगों में हो, कम कम्युनिटी है आपकी, आप माइनॉरिटी में हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रिटिश का सपोर्ट लेना पड़ेगा। तो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट लेने के पीछे साथ ही साथ में आप मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन कीजिए और उस मुस्लिम लीग के फॉर्मेशन के बाद में ही आप क्या कर सकते हो, अपना रिप्रेजेंटेशन बहुत अलग से गेन कर सकते हो। तो इस रिप्रेजेंटेशन की बात यहाँ पे होने लगी। तो इस रिप्रेजेंटेशन को ही ध्यान में रखते हुए क्या हुआ, इन्होंने क्या करा, इसका जो मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन था वो आया। ठीक है, बहुत ब्रीफ में हम लोग ने कहीं ना कहीं इसकी बात की। इसके बाद देखेंगे कि हम लोग मुस्लिम लीग के फॉर्मेशन में क्या क्या चीज़ें याद करने वाले हैं। ठीक है, क्या फैक्टर्स थे जिनकी वजह से मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ और ऑब्जेक्टिव्स क्या थे मुस्लिम लीग के। ठीक है, इस चीज़ को तो हम लोग देखेंगे। ठीक, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, द ग्रोथ ऑफ कम्युनलिज्म डिमांड फॉर मुस्लिम लीग 1906। ये ग्रोथ ऑफ कम्युनलिज्म जिसकी बात मैं अभी कर रहा था, रिवॉल्ट ऑफ 1857 के रिवॉल्ट ने ये चीज़ क्रिएट कर दी थी लोगों के बीच में कि किन लोगों के बीच में, ब्रिटिशर्स के बीच में, कि ब्रिटिशर्स इस फिलॉसफी को मानना शुरू कर दिए थे कि अगर हिंदू और मुस्लिम यूनिटी यहाँ पे हुई और हिंदू मुस्लिम यूनिटी होने की वजह से सबसे बड़ा नुकसान ब्रिटिशर्स को होगा, अंग्रेज़ों को होगा, क्योंकि इनकी यूनिटी की वजह से हमको कंट्री को छोड़ के जाना पड़ेगा। इसलिए इन लोग ने 1857 से ही लगातार कोई ना कोई गैप या कोई ना कोई ऐसी चीज़ें क्रिएट करना शुरू कर दी थी। तो उसी का एक फॉर्म था डिवाइड एंड रूल का। ठीक है, तो ये ग्रोथ ऑफ कम्युनलिज्म किसका दिया हुआ था, ये ब्रिटेन का दिया हुआ था, ब्रिटिशर्स का दिया हुआ था और इसने ऐसे करके कैसे खाई को क्रिएट कर दिया। ठीक, फैक्टर्स क्या थे फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग के। ठीक है, फैक्टर्स ये थे, पहली तो चीज़ थी कि मुगल एम्पायर जो था, मुगल एम्पायर, ठीक, 1857 के अंदर फाइनली और ऑफिशियली मुगल एम्पायर को भारत के अंदर से ख़त्म कर दिया गया। विक्टोरियाज डिक्लेरेशन आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया, उसके थ्रू कर दिया गया कि मुगल एम्पायर को पूरी तरीके से समाप्त किया जाता है और डायरेक्ट कंट्रोल जो रूल होगा वो क्राउन के हाथों में होगा, क्राउन, ब्रिटेन क्राउन के हाथों में होगा। ठीक है, इस चीज़ को जब ख़त्म किया गया तो एक रीज़न ये बना, मुस्लिम्स जो भारत के समुदाय का जो मुस्लिम्स था उसको लगा, मुगल्स कौन थे, मुस्लिम्स थे, अब उनको लगा कि पावर जो है मुगल्स के हाथों से गई, मुस्लिम्स के हाथों से गई, अब वो किसके हाथों में आ जाएगी, मेजोरिटी जो हिंदू कम्युनिटी है भारत के अंदर उसके हाथों में आ जाएगी। तो एक डर इन लोग को ये था जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इन्होंने क्या करा कि मुगल के एम्पायर को ख़त्म होने की वजह से मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन भी किया, जिससे मुस्लिम लीग फिर से एक फॉर्म होगी और मुस्लिम कम्युनिटी फिर से स्ट्रांग हो सकती है। रिवॉल्ट जो 1857 में पार्टिसिपेट किया था, किसने, मुस्लिम कम्युनिटी ने, जो 1857 के रिवॉल्ट के अंदर पार्टिसिपेट किया था, वो भी एक रीज़न बना फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग का, क्योंकि इनको ये लगा कि 1857 के रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट क्यों किया था मुस्लिम्स ने, मुस्लिम्स चाहते नहीं थे कि ब्रिटिश में सत्ता यहाँ पे इस्टेब्लिश हो और यहाँ से मुगल सत्ता जाए, तो मुगल सत्ता को रोकने के लिए उन्होंने 1857 के रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट किया था। वो चाहते थे मुगल सत्ता या मुस्लिम जो एम्पायर है वो लगातार यहाँ पे बना रहे, इसलिए उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। एक रीज़न ये भी बना कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग के फॉर्मेशन का। ठीक है, तीसरा रीजन ब्रिटिश डिस्क्रिमिनेशन टुवर्ड्स मुस्लिम, मुस्लिम्स के साथ में ब्रिटिशर्स का लगातार डिस्क्रिमिनेशन भी था, वो डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज को अपनाया करते थे मुस्लिम्स के अगेंस्ट में। हिंदू जो मेजोरिटी कम्युनिटी थी उसको लगातार इस चीज़ को लेके इन्फ्लुएंस करते रहते थे कि मुस्लिम्स ने आपके ऊपर रूल किया है, मुस्लिम्स आपको कहीं ना कहीं इतने सालों से रूल करते चले आए हैं, तो मुस्लिम्स ने आपका एक्सप्लॉयटेशन किया है, अब आपका समय है तो आप लोग इनका एक्सप्लॉयटेशन करो। तो ऐसे देखो आपस में फूट डलवाने की ये लोग हमेशा कोशिश किया करते थे। तो इस तरीके से इन्होंने क्या करा है, मुस्लिम का एक्सप्लॉयटेशन भी किया है बहुत जगह, जिसकी वजह से मुस्लिम्स काफ़ी एजुकेशन में भी पीछे रहे और कल्चरल वैल्यूज़ के अंदर भी कहीं ना कहीं पीछे रहे थे मुस्लिम्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखने को मिलता है मुस्लिम्स के साथ में जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ। ठीक, अपीजमेंट पॉलिसी जो थी मुस्लिम्स के साथ में 1870 के बाद में
स्टार्ट हो गई। 1870 के बाद में ही क्यों बोला? 1870 के बाद में क्या हुआ, मुगल एम्पायर जब यहाँ से पूरी तरीके से समाप्त हो गया, तो मुगल एम्पायर समाप्त होने के बाद में जो सत्ता थी धीरे धीरे ब्रिटिशर्स के हाथों में पूरी तरीके से कंट्रोल आ चुका था। अब कंट्रोल आने के बाद में यहाँ से क्या हुआ था, पूरी तरीके से क्वीन विक्टोरिया को भारत की महारानी को नियुक्त कर दिया गया था। तो उसकी वजह से क्या हुआ, मुस्लिम्स के साथ में अपीजमेंट पॉलिसीज भी क्रिएट होने लगी। एक फैक्टर ये भी है आपका फॉर्मेशन का। ऑप्शन में हो सकता है ये चारों ऑप्शन दे दे, ऑप्शन में हो सकता है आपके 3 क्वेश्चन दे तो ऑप्शन दे दे आपके और पूछ ले क्या सभी सही है। तो इस बात को कैसे क्वेश्चन के फॉर्म में बनेगा वो भी याद रखिएगा, ठीक है। ये ब्रिटिश पॉलिसी डिवाइड एंड रूल की मैंने आपको बताई थी। उसके बाद क्या है, ब्रिटिश जो पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल की, वो ऑब्वियस सी बात है, हमने इसकी बात कर ली है। थोड़ी सी और इसकी डिटेल में बात कर लेते हैं। जैसे पार्टीशन ऑफ बंगाल की बात हम लोग ने की थी। पार्टीशन ऑफ बंगाल जो आपका हुआ था, हिंदू मेजोरिटी और मुस्लिम मेजोरिटी के जो इलाके थे उन दोनों को अलग अलग कर दिया गया। ये कल हम लोग बात भी कर रहे थे लास्ट क्लास के अंदर। तो मुस्लिम मेजोरिटी और जो आपकी हिंदू मेजोरिटी थी, हिंदू मुस्लिम के बीच में एक डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को क्रिएट करने के लिए उन दोनों को सेपरेट कर दिया गया। उन दोनों को सेपरेट करने के पीछे रीज़न एक और दिया गया कि एक तो लोग हैं हिंदू मेजोरिटी वाले जो हिंदी को प्रीफर करते हैं, क्या बोला करते हैं, ज़्यादातर आपकी हिंदी बोला करते हैं, ठीक है, हिंदी वाले लोग हैं। और जो आपके जो वो हैं मुस्लिम लोग हैं, मुस्लिम कम्युनिटी वाले लोग हैं, वो उर्दू लैंग्वेज को कहीं ना कहीं प्रीफर करते हैं, ठीक है। तो ये लोग उर्दू लैंग्वेज को प्रीफर करते हैं और ये लोग हिंदी लैंग्वेज को प्रीफर करते हैं। तो हिंदी और उर्दू लैंग्वेज के बेसिस पर भी कहीं ना कहीं ये वाली एक खाई क्रिएट होना शुरू हो गई, जिसको डिवाइड एंड रूल पॉलिसी में अंग्रेजों ने बहुत अच्छे से यूज़ किया, ठीक है। उर्दू ऑफिशियल लैंग्वेज हुआ करती थी मुगल्स के टाइम में भी, मुगल सत्ता तक लगातार उर्दू चली आई, तो उर्दू भी एक लैंग्वेज लगातार बनी हुई थी। तो उर्दू को मुस्लिम चाहते नहीं थे ख़त्म हो और उर्दू को ही पूरे देश के अंदर लागू रहने दिया जाए। लेकिन उस समय हिंदू कम्युनिटी के मेजोरिटी के जो लोग थे वो चाहते थे कि हिंदी जो है उसको हिंदू कम्युनिटी या पूरे के पूरे सारे के सारे देश के जो है, सिर्फ हिंदू कम्युनिटी नहीं, देश के सभी लोग हिंदी लैंग्वेज को अपनाएं, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर हमेशा राइवलरी खड़ी रहती थी इस बीच को लेके, है ना। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे देख लें। उसके बाद क्या हुआ कि कास्ट सिस्टम का भी यूज़ किया इन लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने। कास्ट सिस्टम कैसा कि ब्राह्मण्स और लोअर कास्ट को भी डिवाइड करने की बात की, ठीक है। ब्राह्मण्स जैसे मैंने अभी बताया था आपको, कांग्रेस क्या था, अपर कास्ट हिंदूज के हाथों में था और जो रिप्रेजेंटेशन था वो जब उनके हाथों में रहेगा तो लोअर कास्ट के लोगों को मौका नहीं मिलेगा। ये पॉलिसी उन्होंने कहीं ना कहीं फैलाना शुरू करी, जिसकी वजह से पूना पैक्ट वगैरह भी हम लोग ने आके देखा, कम्युनल अवार्ड वगैरह भी 1932 का जब हम लोग पढ़ते हैं उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो इन्होंने हिंदूज़ को, मुस्लिम्स को, सिख्स को या क्रिश्चियंस को, जितनी भी कम्युनिटी थी भारत के अंदर जो उस टाइम पे रह रही थी, ठीक है, उन कम्युनिटीज़ को, पारसीज वगैरह को भी अलग अलग शो करने की कोशिश करी कि इन्होंने क्या दिखाया कि ये सब अलग है, एक साथ नहीं रह सकते, है ना। ऐसा इन्होंने दिखाने की कोशिश करी। हालांकि इंडिया की पहचान क्या है, इंडिया की पहचान तो डाइवर्सिटी ही थी और उस डाइवर्सिटी को इन्होंने ख़राब करने की कोशिश की, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न हम लोग समझते हुए चलते हैं। एक रीज़न ये भी था, इन्होंने बहुत बुरी तरीके से कम्युनल हेट्रेड को फैलाया, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें आप देखोगे, इन्होंने बहुत सारी लिटरेचर्स भी लिखी हैं इसको लेके, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, हर जगह इन सारी चीज़ों को, ऐसी चीज़ों को ये लोग पब्लिश कराते रहे, ठीक है। एक रीज़न क्या था मुस्लिम लीग के फॉर्मेशन का, वो ये था कहीं ना कहीं रीज़न बैकवर्डनेस ऑफ द मुस्लिम्स। मुस्लिम की बैकवर्डनेस भी एक रीज़न ये था कि मुस्लिम्स की जो ब्रिटिशर्स ने ये फ़ायदा उठाया इस चीज़ का कि मुस्लिम्स एजुकेशन के मामले में थोड़ा पीछे थे, ठीक है। मुस्लिम्स लगातार एजुकेशन के मामले में पीछे थे। अब वो एजुकेशन को क्या करा गया, इन्होंने हथियार बनाया एक तरीके से कि मुस्लिम्स को अगर हम जाके समझाएंगे, ये सारी पोटने वाली बातें जब उनके साथ में करेंगे, ठीक है, कि हम जो है मुस्लिम कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन उनको दिलाना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी क्या करे, वापस अपने हाथ में कंट्रोल ले ले, हम ये चाहते हैं। तो ऐसी बहुत सी पॉलिसीज़ इन्होंने मुस्लिम्स को गिनाई जाके। अब अनएजुकेटेड वर्ग जो था मुस्लिम्स का, वो ये सब बातों को मानता चला गया, है ना। देखो कितनी आसानी से इन्होंने क्या करा, उस एजुकेशन का सहारा लेके और अनएजुकेटेड मुस्लिम्स का सहारा लेके उस डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को किस तरीके से क्रिएट किया, है ना। तो अनएजुकेटेड मुस्लिम जो था वो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को करने लगा। और दूसरी चीज़ ये भी थी, जो एजुकेटेड मुस्लिम था वो मॉडर्न एजुकेशन नहीं अडॉप्ट करना चाहता था। क्यों? क्योंकि मॉडर्न एजुकेशन पूरी तरीके से इन्फ्लुएंस किससे थी, ब्रिटिश कल्चर से अडॉप्ट थी, ठीक है। अब ब्रिटिश कल्चर को अडॉप्ट करना नहीं चाहते थे मुस्लिम एजुकेशन, क्योंकि इस्लाम जो है कहीं ना कहीं इन चीज़ों को उनके अकॉर्डिंग अलाउ नहीं करता, ठीक है, कि उस मॉडर्न टाइप की एजुकेशन को, या जिसके अंदर एजुकेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको
मॉडर्नाइजेशन नहीं, एक वेस्टर्नाइजेशन के कॉन्सेप्ट में धकेल देगी, ठीक है। तो इसलिए ये लोग मॉडर्न एजुकेशन को, जो अपर कास्ट के लोग थे वो मॉडर्न एजुकेशन की तरफ इन सारी चीज़ों से बचा करते, ठीक है। अपर क्लास का जो भी मुस्लिम था, तो मुस्लिम का एजुकेशन भी बहुत बड़ा फैक्टर रहा कहीं ना कहीं, ठीक है। बैकवर्डनेस इनकी कहीं ना कहीं ये रीज़न रहा। ये जो पर्सन आपको दिख रहे हैं सर सैयद अहमद खान, ठीक है, इनका बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि यही एजुकेशनलिस्ट एंड सोशल रिफॉर्मर बन के कहाँ पे आए आपके सामने, भारत के अंदर मुस्लिम्स के सबसे बड़े सोशल रिफॉर्मर या फर्स्ट सोशल रिफॉर्मर ऑफ मुस्लिम्स भी इनको कहा जाता है, ऐसा भी इनका नाम जाना जाता है, ठीक है। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा मुस्लिम्स के एजुकेशन के ऊपर, उनको मॉडर्न एजुकेशन भी दिलाने के लिए और बहुत तरीके की कहीं ना कहीं जो पॉलिसीज़ चलती थी, उन पॉलिसीज़ को चेंज करने के लिए ब्रिटिश को अपोज भी किया इन्होंने शुरू के टाइम में। लेकिन रोल सैयद अहमद खान का इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मुस्लिम्स के अपलिफ्टमेंट के लिए ये लगातार एज अ लीडर वर्क कर रहे थे। थोड़े टाइम बाद क्या होता है, इनकी जो दिमाग के अंदर जो नेशनलिज्म वाला कॉन्सेप्ट था, इंडिया के अंदर हिंदू मुस्लिम सभी लोग साथ में मिलके रहेंगे, साथ में मिलके चलेंगे, ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बाद में चेंज हो गया। कैसे चेंज हो गया? ब्रिटिशर्स ने लगातार इनको कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते रहे, इनको समझाते रहे इस चीज़ को लेके कि भारत के अंदर रह के मुस्लिम्स को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाएगा, ये रिप्रेजेंटेशन आपको अलग ही मिल सकता है। ऐसा रिप्रेजेंटेशन के लिए कहीं ना कहीं ये चीज़ समझाते चले गए और वो बात इनके दिमाग में लास्ट में आके बैठ गई। तो सर सैयद अहमद खान का भी रोल बहुत बड़ा था मुस्लिम लीग के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। हालांकि सर सैयद अहमद खान की डेथ हो चुकी थी उस समय, लेकिन इनकी थ्योरीज इन्फ्लुएंस इतनी ज़्यादा की लोगों को कि जिसकी वजह से सर सैयद अहमद खान के ही लोगों ने उनकी लेगेसी को मानते हुए, उनके पाथ पे चलते हुए, फॉलो करते हुए मुस्लिम लीग जैसे ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया, ठीक है। तो सर सैयद अहमद खान का भी रोल अच्छा था इस सब चीज़ों में, ठीक है। तो इनका जैसे मैंने बताया बाद में इनका चेंज हो गया, क्या जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट है हिंदू और मुस्लिम का कभी सेम नहीं हो सकता। जो ये पहले कहा करते थे कि सेम हो सकता है, इन्होंने फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी अपोज किया। इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी किसी तरीके का कोई फॉर्मेशन जो है वो इलीगल है और उसके अंदर भारतीय जो मुस्लिम हैं उनका पार्टिसिपेशन जीरो है, तो इन्होंने ये चीज़ भी कही, ठीक है। इन्होंने क्या करा, एक यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन बनाई थी 1888 के अंदर, क्योंकि 1885 में कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था। अभी कांग्रेस के फॉर्मेशन के अपोज में इन्होंने इस पार्टी को बनाया, किसको? यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन को इन्होंने फॉर्म किया, ठीक। इन्होंने मिस्टर बेक को सपोर्ट किया जो MAO कॉलेज के प्रिंसिपल थे, यही मिस्टर बेक थे ये जो है, ठीक है। इसी पर्सन ने पूरी तरीके से इन्फ्लुएंस किया था किसको? इनको, सर सैयद अहमद खान, जिनका मानना बाद में क्या हो गया, इसकी वजह से ये मानना हो गया इनका कि पॉलिटिकल इंटरेस्ट जो हिंदू और मुस्लिम का है वो क्या है, एकदम अलग है, सिर्फ इसकी इन्फ्लुएंस की वजह से, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने इसको बैक भी किया बाद में। अब ये प्रिंसिपल कहाँ का था? MAO कॉलेज का, ठीक है। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जिसको हम लोग बोलते हैं, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का फॉर्मेशन सर सैयद अहमद खान ने किया था और इसी का प्रिंसिपल मिस्टर बेक को बना दिया गया था। और यही मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज आगे चल के क्या हुआ, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हुआ, जिसको आज के टाइम में AMU का फॉर्मेशन क्यों हुआ था? AMU का फॉर्मेशन हुआ था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनकी तर्ज पे एजुकेशन भारत के लोगों को प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए, टॉपिक्स पे रिसर्च की जाए, एक मॉडर्न फॉर्म का और एक टेक्निकल एजुकेशन कैसे लोगों तक पहुंचा सकते हैं, उसके लिए इस कॉलेज का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, ठीक है। क्योंकि ये जो बैक था पर्सन, बैक इसी ओपिनियन का था कि एंग्लो मुस्लिम यूनिटी इज़ पॉसिबल, मतलब ये बोलना चाह रहा है कि ब्रिटिशर्स मुस्लिम की यूनिटी तो पॉसिबल है एक बार में, लेकिन हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी पॉसिबल नहीं। तो इस तरीके के इसने कहीं ना कहीं आइडियाज़ सर सैयद अहमद खान के माइंड में लगातार भरे, जिसकी वजह से उनका माइंड लास्ट में चेंज हो गया और वो चीज़ इन सारी चीज़ों के अंदर आ गई, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग ने देख ली क्या चीज़ें हैं। अब मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री भी हुआ कुछ, जिसकी वजह से मुस्लिम्स अपने आप को असहज महसूस करने लगे। क्या करने लगे? वो सिक्योर नहीं है इस चीज़ को फील करने लगे और
हिंदू कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में कैसे डिफरेंसेस को क्रिएट कर दिया गया, वो मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री की वजह से हुआ। जैसे इंडियन हिस्ट्री को सबसे बड़ी बात है 2 फेजेस के अंदर डिवाइड कर दिया, एक बोल दिया हिंदू हिस्ट्री, एक बोल दिया मुस्लिम हिस्ट्री। हालांकि जो बिल्कुल गलत है, एकदम जिसको समझाना इस तरीके से गलत है। तो इस तरीके से इसको समझाया गया, बोले हिंदू रूलर कौन है, राणा प्रताप हैं, शिवाजी हैं, इस तरीके की पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस लोगों के अंदर लगातार देते चले गए, जिसकी वजह से ये चीज़ पॉसिबल है। दूसरी तरफ तुर्क्स, अरब्स और औरंगजेब, इनकी बात हुई, तुर्क्स, अरब्स और औरंगजेब मुस्लिम रूलर थे, तो ये रूलर मुस्लिम हिस्ट्री हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, जो कंपोजिट कल्चर एक हुआ करता था वो कहीं ना कहीं लोगों तक नहीं आ पाया, वो मैसेज लोगों तक कन्वे नहीं हो पाया। ठीक है, ये समझाया गया कि हिंदू कल्चर जो था वो मुस्लिम कम्युनिटी के समय में, जब मुस्लिम रूल कर रहे थे यहाँ पे, तो हिंदू कल्चर को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया, उसको नहीं संभाला गया। और जब हिंदू रूल कर रहे थे तो मुस्लिम कल्चर को कोई वैल्यू नहीं दी गई, या मुस्लिम लिटरेचर को कोई वैल्यू नहीं दी गई। ऐसे तरीके के आइडियाज़ लोगों के अंदर भरे जाते हैं, लगातार भरे जाते हैं। आज के समय में जब पॉलिटिक्स होती है या इलेक्शन का टाइम आता है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप लोग देखते रहते होंगे कि किस तरीके से पॉलिटिसाइज कर दिया जाता है और एक नफरत बीच में डाल दी जाती है सिर्फ पॉलिटिशियंस की वजह से। और वो नफरत मेजर जो कम्युनिटी होती है आपकी, जो हम जनता हैं, उनके ऊपर किस तरीके से उसका इम्पैक्ट गलत पड़ता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इलेक्शन के समय ही लोगों को याद आती हैं, उससे पहले याद नहीं आती। तो ऐसे क्या है, इस टाइप की पॉलिसीज से या इस टाइप की पॉलिटिक्स से बहुत दूर रहना चाहिए, हमको इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी बहुत सारे तरीके से पोइट्री, ड्रामा, न्यूज़पेपर के थ्रू फैलाई गई। नेक्स्ट आप देखिए, एजर्टिव नेशनलिज्म की बात हो रही, जो लगातार हम लोग एजर्टिव नेशनलिज्म किसको बोल रहे थे, जो कांग्रेस का लेटर फेज था। एजर्टिव नेशनलिज्म जब आया तो एजर्टिव नेशनलिज्म ने रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को अपनाया। पार्टीशन ऑफ बंगाल, स्वदेशी मूवमेंट जब हुआ, तो स्वदेशी मूवमेंट के समय में क्या हुआ था, मैंने आपको कल बताया था, गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव। शिवाजी महोत्सव, गणपति महोत्सव किसने स्टार्ट कर दिया था, बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट कर दिया। और अरविंदो घोष जो थे, उन्होंने क्या करा, इंडिया को एज अ मदर बोल दिया और नेशनलिज्म को अपना धर्म बोल दिया। ठीक है, भारत माता है और आपका धर्म क्या है, आपका धर्म क्या है, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रवाद आपका धर्म है। और शिवाजी महोत्सव सेलिब्रेट करा जाएगा और गणपति महोत्सव सेलिब्रेट करा जाएगा। इन सबको राष्ट्रवाद का नाम जब देना शुरू कर दिया, तो इससे मुस्लिम कम्युनिटी को ये बात पसंद नहीं आई और मुस्लिम कम्युनिटी ने इसको खतरा माना कहीं ना कहीं इस्लाम के लिए, और वो इस कम्युनिटी को अपने आप को दूर लेके चले गए। किससे, कांग्रेस से या एजर्टिव नेशनलिज्म से। ठीक है, जैसा कि और भी आप देख सकते हो कि गंगा में डुबकी लगा के, और बहुत सारी रक्षाबंधन का त्यौहार भी, फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया गया था पार्टीशन ऑफ बंगाल के अगेंस्ट में। तो मुस्लिम कम्युनिटी ने कहीं ना कहीं ये चीज़ सोची कि ये सारे के सारे फेस्टिवल्स तो हिंदू फेस्टिवल्स हैं, और इन फेस्टिवल्स के थ्रू हिंदू कम्युनिटी अपना धर्म को कहीं ना कहीं फैलाने की कोशिश कर रही है, इसलिए मुस्लिम कम्युनिटी को इससे दूर रहना चाहिए, इसलिए वो इससे दूर हो गए। ठीक है, इसी का नतीजा क्या था, आगे जाके फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग 1906 के अंदर हो जाता है आपका। ठीक है, अब फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग देख लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग किस बेसिस पे हुआ, पहली बात तो हिंदी वर्सेस उर्दू की बात की हम लोग ने। ठीक है, ये कांग्रेस बिकम मोर पॉपुलर देन एमएओ। ठीक है, कांग्रेस जो है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जिससे स्थापना हो चुकी थी, उससे ज़्यादा पॉपुलर ये हो चुकी थी। ठीक है, जो प्रेसिडेंट थे एमएओ के, नवाब मोहसिनुल मुल्क। ठीक है, सर सैयद अहमद खान की डेथ के बाद में इन्होंने हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी को उठा दिया था, जो ये वाली कंट्रोवर्सी थी आपकी। ठीक है, जो आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर थे यूपी के, ठीक है, तो वो काफ़ी एंग्री हुए, जिनका नाम मैकडोनाल्ड था। नवाब से उन्होंने रिज़ाइन करने को बोल दिया, जिसकी वजह से बाद में क्या हुआ कि मुस्लिम्स ने बोला कि जब हमको इतना अपीजमेंट हमारे साथ में हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक पॉलिटिकल पार्टी का इस्टेब्लिशमेंट करेंगे। अब वो पॉलिटिकल पार्टी का इस्टेब्लिशमेंट किसके फॉर्म में हुआ, वो सब हुआ मुस्लिम लीग के फॉर्म में। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि जो बंगाल था, बंगाल वगैरह जो है, अपने आप को पार्टीशन ऑफ बंगाल में ईस्ट बंगाल को मुस्लिम्स को कहीं ना कहीं दे दिया गया था, जिसकी वजह से वो लोग खुश भी थे। हाँ, ये चीज़ याद रखनी है कि मुस्लिम लीग जो थी वो खुश थी इस बात से कि पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ। पार्टीशन ऑफ बंगाल के अगेंस्ट में सारी की सारी पब्लिक थी, लेकिन मुस्लिम लीग इस चीज़ से खुश थी कि पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ। तो इस चीज़ को लेके याद रखना है आपको, ये वाला पॉइंट भी। ठीक है, चलिए, बाद में लॉर्ड मिंटो का नाम आएगा। लॉर्ड मिंटो ने कहीं ना कहीं क्या किया था, जो आपका 1909 का एक आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या इंडियन
काउंसिल एक्ट, जिसको मार्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं हम लोग, जिसकी बात हम लोग ने की थी ना, मार्ले मिंटो रिफॉर्म। इसके अंदर क्या है, सेपरेट रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम्स को दे दिया, जिसकी वजह से और एक कम्युनल लोगों के बीच में एक गैप क्रिएट होता चला गया। ठीक है, चलिए, और ये मुस्लिम्स जो थे कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स की तरफ और चीज़ें और होते चले गए। अब क्या हुआ कि मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन कैसे हुआ, उसकी बात थोड़ी सी कर लेते हैं। क्या हुआ, यहाँ पे एक शिमला कॉन्फ्रेंस हुई, ठीक है, शिमला कॉन्फ्रेंस हुई या शिमला डेन्यूटेशन हुआ। उसके अंदर क्या हुआ, ये चीज़ हुई कि 35 जो सबसे इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम थे उस समय के 1906 के अंदर, वो जाते हैं किसके पास, वाइसराय के पास में जाते हैं। वाइसराय कौन है इस समय, लॉर्ड मिंटो। और लॉर्ड मिंटो से डिमांड्स रखते हैं कुछ कि वो मुस्लिम कम्युनिटी को किस तरीके की डिमांड्स चाहते हैं, उन डिमांड्स की फॉर्मेशन की बात होती है। तो उन डिमांड्स को इनके सामने रखा जाता है। इन डिमांड्स को रखा जाता है, उनमें से कुछ डिमांड्स ऐसी हैं आपकी कि पॉलिटिकल स्ट्रेंथ उनको कुछ ना कुछ मिलनी चाहिए, सेपरेट इलेक्टोरेट उनको मिलना चाहिए, ठीक है, और नॉमिनेशंस के टाइम में मुस्लिम्स को क्या है, कहीं ना कहीं प्रेफरेंस देना चाहिए, रिजर्वेशन होना चाहिए सीट्स का मुस्लिम्स के लिए स्टेट सर्विसेज में। जैसे आज के टाइम में SC ST OBC रिजर्वेशन है, तो ये लोग रिलीजन के नाम पर रिजर्वेशन मांग रहे थे। आज के टाइम में किसके नाम पर रिजर्वेशन है, कास्ट के नाम पर रिजर्वेशन है। ठीक है, स्टेट एड फॉर मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जितनी भी मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको गवर्नमेंट कहीं ना कहीं हेल्प दे, एड दे, इसकी बात हो रही थी। ठीक है, दिसंबर 1906 के अंदर क्या हुआ, इन्होंने जब ये शिमला कॉन्फ्रेंस पास हो गई, शिमला कॉन्फ्रेंस फेल नहीं हुई, शिमला कॉन्फ्रेंस को पास कर दिया गया लॉर्ड मिंटो के द्वारा। जब शिमला कॉन्फ्रेंस को पास कर दिया गया तो उसके बाद में क्या हुआ, ये 1906 का ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फॉर्म हो गई। प्रेसिडेंट इसका किसको बनाया गया, नवाब सलीमुल्लाह को। परमानेंट प्रेसिडेंट पूछ लेता है कभी कभी आपका, किसको बनाया गया, आगा खां का। हेडक्वार्टर इसका कहाँ था, अलीगढ़ में। सेंट्रल ऑफिस इसका कहाँ था, लखनऊ में। ठीक है, और ये जो पार्टी जो है, इसके बाद में एक कॉन्स्टिट्यूशन कराची के अंदर 1907 के अंदर इसका हुआ। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया। ठीक है, फर्स्ट सेशन जो हुआ इसका अमृतसर में हुआ 1908 के अंदर। सेशन का चेयरमैन कौन था यहाँ पे, सैयद अली इमाम। ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव भी एक बार देख लो, सपोर्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड अर्न अ गुड रिपोर्ट विद देम। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि जब हम लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे तो अपोजिट में हमको क्या मिलेगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट भी हमको सपोर्ट करेगी और मुस्लिम समुदाय कहीं ना कहीं और ज़्यादा इससे हेल्प पा सकेगा। प्रोटेक्ट एंड एडवांस द पॉलिटिकल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स मुस्लिम्स की जो हैं उनको उनके थ्रू मिलना चाहिए, ब्रिटिशर्स के थ्रू मिलेंगे। मेंटेन पीस बिटवीन मुस्लिम्स एंड अदर कम्युनिटीज़। तीसरा टारगेट इन्होंने ये भी रखा कि अगर मुस्लिम लीग बन रही है तो मुस्लिम लीग बनने की वजह से दूसरी कम्युनिटीज़ जो हैं, जैसे हिंदू कम्युनिटी हो गई, क्रिश्चियन कम्युनिटी हो गई या आपकी सिख कम्युनिटी हो गई, इन कम्युनिटीज़ के साथ में भी हमको किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं करना है, हमको पीस को इस्टेब्लिश करके रखना है इनके बीच में। ठीक है, तो ये इनके ऑब्जेक्टिव या एम थे। ठीक, इम्पैक्ट क्या पड़ा, इम्पैक्ट बहुत सारे हैं। ठीक है, इम्पैक्ट तो हम लोग लगातार इसको पढ़ते चलेंगे, अभी फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर भी देखेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ 1916 के अंदर जब क्या हुआ, मुस्लिम लीग कांग्रेस के अगेंस्ट में बनी थी, तो ये बात हम लोग ने कल कर ली थी कि लखनऊ पैक्ट हुआ था 1916 के अंदर। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने एक साथ में आके क्या करा था, एक कोलैबोरेशन कर लिया था और एक कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। कांग्रेस ने क्या करा था, कम्युनल इलेक्टोरेट को भी मान लिया था इनके कि चलो भाई हम आपको इलेक्टोरेट सेपरेट अलग से दे देंगे। 1930 में क्या हुआ, इन्होंने डिमांड फॉर सेपरेट नेशन या पाकिस्तान की डिमांड 1930 में इन्होंने रख दी, जिसको बोला जाता है टू नेशन थ्योरी। क्या बोला जाता है, टू नेशन थ्योरी। तो 1930 के अंदर टू नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट यहाँ से पाकिस्तान का यहाँ पे आ गया। ठीक है, चलिए यहाँ पे तो हम लोग ने ये चीज़ देख ली कि किस तरीके की चीज़ें आपके सामने बनेंगी। अभी हम थोड़ा सा क्या करेंगे, जो इससे रिलेटेड आपके MCQs हैं, उन MCQs की अभी हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि मेन इम्पॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पे MCQs ही है, जिस तरीके के MCQs आपके क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछ सकता है, उनकी बात करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, बहुत जल्दी जल्दी सारे के सारे MCQs को हम लोग देखते हुए चलेंगे यहाँ पे, और मोस्ट प्रोबेबली सारे के सारे क्वेश्चन आज हम लोग यहाँ पे कवर कर लेंगे। ठीक,
नेक्स्ट पूछ रहा था वन ऑफ द इवेंट्स दैट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, ऐसा कौन सा इवेंट था जिसने मुस्लिम लीग के फॉर्मेशन में क्या करा, हेल्प करी, ठीक है, ये जिसकी वजह से मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ, वही फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल जो हम लोग ने बात की थी उन्हीं की बात होगी यहाँ पे। तो ऑप्शन देख लेते, पहला पार्टीशन ऑफ बंगाल, क्या ये था, दूसरा हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी, हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी की वजह से ये सब चीज़ें हुई थी, तीसरा है शिमला डेपुटेशन ऑफ 1906 या ऑल ऑफ दीज, ठीक है। 30 सेकेंड में सोचिए, बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा इसका। हाँ भाई, आंसर मिला, तो आंसर इसका क्या होगा, ऑब्वियस से बात है, आप लोग ने अभी तक सबने टिक भी कर लिया होगा, लगा भी लिया होगा, इसका आंसर ऑब्वियस ही है। अभी हम लोग ने फैक्टर्स देखे थे, पार्टीशन ऑफ बंगाल वन ऑफ द रीजन, यस पार्टीशन ऑफ बंगाल रीजन था जिसकी वजह से मुस्लिम्स लोग तो यहाँ पे या मुस्लिम लीग यहाँ पे खुश थी, मुस्लिम्स यहाँ पे खुश थे कि पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गया, क्योंकि उसके अंदर हिंदी और उर्दू को अलग अलग रिप्रेजेंटेशन दे दिया गया था, तो हिंदी उर्दू कॉन्ट्रोवर्सी भी ठीक थी। शिमला डेपुटेशन तो अभी जो 35 लोगों की कमेटी गई थी साथ में, उसकी वजह से हुआ, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव या ऑल ऑफ दीज आर द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द मुस्लिम लीग, इनमें से कौन सा एक पर्सन जो था वो मुस्लिम लीग का फाउंडिंग मेंबर था। चलिए देख लेते हैं, अभी हम लोग ने फाउंडिंग मेंबर की भी बात की थी। पहला है मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना का नाम सुना आप लोग ने अभी तक तो नहीं आया है मुस्लिम लीग में। शौकत अली, शौकत अली की भी बात में सुनिए, नवाब सलीमुल्लाह या आगा खां, पूछ रहा है इनमें से कौन फाउंडिंग मेंबर था जब मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन हुई थी, ठीक है। तो इसका आंसर नो डाउट क्या हो जाएगा आपका, वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द मुस्लिम लीग, इसका आंसर हो जाएगा आपका शौकत अली। शौकत अली इसका आंसर नहीं होगा, ये गलत लगा हुआ है, गलत लगा हुआ है, गलत लगा हुआ है। देखिए क्वेश्चन को फिर से एक बार देख लेते हैं, क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग का फाउंडिंग मेंबर के बारे में बात कर रहा है। तो शौकत अली भी फाउंडिंग मेंबर नहीं थे, मोहम्मद अली जिन्ना भी फाउंडिंग मेंबर नहीं थे, फाउंडिंग मेंबर इसके कौन थे, नवाब सलीमुल्लाह इसके फाउंडिंग मेंबर थे और आगा खां भी इसके फाउंडिंग मेंबर थे, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, आंसर ध्यान रखेंगे हम लोग, क्या है इसका, नवाब सलीमुल्लाह भी आंसर है इसका और आगा खां भी इसका आंसर है, ठीक है। फाउंडिंग मेंबर पूछ रहा है, तो फाउंडिंग मेंबर के अंदर नवाब सलीमुल्लाह, आगा खां, वकारुल मुल्क और मोहसिनुल मुल्क, ये चारों कौन थे, फाउंडिंग मेंबर थे जब मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। तो ये चार नाम याद रखेंगे, किन किन का नाम लिया मैंने, पहला नवाब सलीमुल्लाह, दूसरा आगा खां, तीसरा वकारुल मुल्क और चौथा मोहसिनुल मुल्क, ये चार नाम थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा नवाब सलीमुल्लाह और आगा खां, सी और डी इसके आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु फाउंडेड मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज एट अलीगढ़, वही कॉलेज है जिसको MAO बोल रहे थे अभी हम लोग, है ना। चलिए सोच के बताइए, सर सैयद अहमद खां होगा, मोहम्मद अली अंसारी होगा, मोहम्मद अली जिन्ना होगा या नन ऑफ दी अबव, कौन सा आंसर इसमें से करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। तो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज या जिसको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से भी आज के टाइम में पॉपुलर है, जिसको जाना जाता है, इसका फॉर्मेशन किसने किया, हाँ जी बिल्कुल सही बोला आपने, किसने किया, सर सैयद अहमद खान ने, सर सैयद अहमद खान ने MAO कॉलेज का या माओ कॉलेज की स्थापना की थी। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, ऑब्वियस सी बात है 1909, अभी हम लोग ने बोला था, बात की थी अभी थोड़ा टाइम पहले कि फॉर्मेशन जो हुई थी इस समय क्या हो गई थी, कम्युनल इलेक्टोरेट की फॉर्मेशन हो गई थी भाई, ठीक है। कम्युनल इलेक्टोरेट इस समय पे दे दिया गया, जिसको हम लोग सेपरेट इलेक्टोरेट की भी बात करते हैं मुस्लिम्स को लेके, कि मुस्लिम्स को अलग से रिप्रेजेंटेशन दे दिया गया राइट्स वोटिंग का, ठीक है। तो ये 1909 में हुआ, जिसको मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी हम लोग जाना करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1909 मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
नेक्स्ट, नेम द पैक्ट साइन बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो पैक्ट साइन हुआ कौन सा हुआ था? अभी बात की हम लोग ने लास्ट और प्रीवियस क्लासेस में भी इसकी बात कर चुके हैं हम लोग कि 1916 में 1916 के अंदर लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था, जिसने क्या करा था, मुस्लिम लीग में और कांग्रेस के बीच में एक समझौता कर दिया था कि दोनों अब मिलके नेशन के इंटरेस्ट के लिए काम करेंगे और ब्रिटिशर्स को यहाँ से हटाया जाएगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा बेटा? लखनऊ पैक्ट 1916। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Who was the Viceroy of India at the time of formation of Muslim League? जब मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ कब हुआ? 1906 के अंदर। तो 1906 के समय कौन यहाँ का वाइसरॉय था? क्या वो लॉर्ड रिपन थे, क्या वो लॉर्ड मिंटो थे, क्या वो लॉर्ड कर्जन थे, या वो लॉर्ड मेयो थे? तो इन चारों में बहुत सटीक आंसर। क्या अभी हम लोग लास्ट बात कर रहे थे, शिमला कॉन्फ्रेंस के लिए कहाँ गए थे ये सब लोग? किसके पास में? अक्टूबर 1906 में गए थे लॉर्ड मिंटो के पास में। और लॉर्ड मिंटो ही मुस्लिम लीग के फॉर्मेशन के समय दिसंबर 1906 में मुस्लिम लीग के फॉर्मेशन के समय कौन था? लॉर्ड मिंटो वहाँ का वाइसरॉय था। तो आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड मिंटो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द टू नेशन थ्योरी फॉरवर्डेड बाय जिन्ना इन। टू नेशन थ्योरी जिन्ना ने जो फॉरवर्ड की थी नेशन के सामने, या ब्रिटिशर से अपील की थी कि हमको दो नेशन चाहिए, हमको सेपरेट एक अलग नेशन चाहिए, तो वो नेशन की जो बात की गई थी वो जिन्ना ने कब की? तो इसके बारे में अभी हम लोग ने पढ़ा था कि मुस्लिम लीग ने दो नेशन के बारे में या पाकिस्तान की डिमांड जब उठाई थी या दूसरे नेशन की डिमांड उठाई थी, वो कब उठाई थी बेटा? 1930 के अंदर। कब उठाई थी? 1930 के अंदर। तो 1930 इज द करेक्ट आंसर। इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, द फेमस एक्ट ऑफ 1916 वॉज साइन बिटवीन। 1916 का जो एक्ट था वो किस किस के बीच में साइन हुआ था? ठीक है, क्वेश्चन पूछता मुस्लिम लीग या कांग्रेस के बीच में, लेकिन यहाँ क्या पूछ लिया है? नाम दे दिए, बाल गंगाधर तिलक एंड मोहम्मद अली जिन्ना, बाल गंगाधर तिलक एंड आगा खान, महात्मा गांधी एंड मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट एंड आगा खान। इस क्वेश्चन के बारे में आपके पास 15 सेकंड है, सोच के बताइए क्या आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन फिर से एक बार देख लीजिए। द फेमस एक्ट ऑफ 1916 वॉज साइंड बिटवीन बाल गंगाधर तिलक एंड मोहम्मद अली जिन्ना, बाल गंगाधर तिलक एंड आगा खान, महात्मा गांधी एंड मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट एंड आगा खान। बात की थी हम लोग ने लास्ट क्लास के अंदर कि बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट कहीं ना कहीं और मोहम्मद अली जिन्ना, ये लोग मेन पॉपुलर कौन थे? वो पर्सन थे जिन्होंने एग्रीमेंट्स कराए थे या लखनऊ पैक्ट कराया था जिन लोगों ने, जिनकी वजह से कांग्रेस का मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट फेज भी एक साथ आया और कांग्रेस के और मुस्लिम लीग का जो अलग अलग दो समुदाय में बटा हुआ था हिंदू मुस्लिम के नाम पे, वो समुदाय भी एक साथ आके खड़े हो गए। तो इसमें जो साइन किया था वो साइन किया था बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना, इनकी वजह से ही ये पैक्ट फाइनल हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Who was the president of Indian National Congress at the time of Lucknow Pact 1960? 1916 के समय जब लखनऊ पैक्ट हुआ था तो कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन था? अब कांग्रेस का प्रेसिडेंट 1916 में हुआ। अभी आपने लास्ट क्वेश्चन देखा कि 1916 के पैक्ट के अंदर ज़्यादा किसके ऊपर गया क्रेडिट? बाल गंगाधर तिलक को मिला। बाल गंगाधर तिलक ने कहीं ना कहीं पैक्ट कराया। तो आप लोग यहाँ गलती कर सकते हो कि आप आंसर इसको मार दोगे। ठीक है, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। बाल गंगाधर तिलक प्रेसिडेंट नहीं थे, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने एग्रीमेंट कराया था। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन थे भाई? वो थे अंबिका चरण मजूमदार। इनका नाम याद रखिएगा, पूछ लेता है आपसे कौन प्रेसिडेंट था कांग्रेस का? अंबिका चरण मजूमदार। Who was elected as the permanent president of Muslim League? मुस्लिम लीग का परमानेंट प्रेसिडेंट किसको बनाया गया भाई बताइए? पहला तो हमने बात की थी, प्रेसिडेंट कौन था? सलीमुल्लाह खान। प्रेसिडेंट कौन था? सलीमुल्लाह। यहाँ देखो चारों नाम हैं जो आपके मेंबर्स थे किसके, जब मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ था तो ये चारों लोग। फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग जब हुआ तो प्रेसिडेंट ये थे
कौन? नवाब सलीमुल्लाह खां। उसके बाद में परमानेंट प्रेसिडेंट बना दिया गया किसको? आगा खां को परमानेंट प्रेसिडेंट बना दिया गया मुस्लिम लीग का। ये दोनों मेंबर्स ही रह गए किसके? मुस्लिम लीग के। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आगा खां इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द सिटी ऑफ, कौन सी सिटी में हुई थी? ढाका। भी हम लोग बात कर रहे थे, कौन सा प्लेस था? ढाका, जो आज के समय में बांग्लादेश में पड़ता है। तो बांग्लादेश के अंदर जो आज के समय का ढाका है, वहीं पे इसकी फॉर्मेशन हुई थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की। ठीक है, तो हेड क्वार्टर भी इसका यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, तो यही हुआ। अभी हेड क्वार्टर की भी बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। मुस्लिम लीग वॉज एस्टेब्लिश्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द रिजोल्यूशन प्रेजेंटेड बाय, किसने ये रिजोल्यूशन प्रेजेंट किया था कि मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन होना है? तो मुस्लिम लीग के फॉर्मेशन के बारे में जिसने रिजोल्यूशन प्रेजेंट किया था, तो उस पर्सन का नाम पूछ रहा है। नवाब सलीमुल्लाह खां, आगा खां, मोहसिनुल मुल्क या वकारउल मुल्क। फिर से चारों नाम आपके सामने। तो भाई पहला प्रेसिडेंट इसका कौन बना था? नवाब सलीमुल्लाह खां। तो रिजोल्यूशन भी कौन प्रेजेंट करेंगे? नवाब सलीमुल्लाह खां भी ही इसका रिजोल्यूशन प्रेजेंट करेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे आप लोग को याद रखनी है। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। What were the aims and objectives of the मुस्लिम लीग? मुस्लिम लीग के एम्स या ऑब्जेक्टिव क्या थे, क्या टारगेट्स थे मुस्लिम लीग के, जिनकी अभी हम लोग ने बात की थी, ऑब्जेक्टिव्स की थोड़े टाइम पहले बात की थी। तो वो ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है कि मुस्लिम लीग के क्या ऑब्जेक्टिव्स थे। पहला, टू प्रमोट फीलिंग्स ऑफ लॉयल्टी अमंग इंडियन मुस्लिम्स टुवर्ड्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति भारतीय मुसलमानों की फीलिंग्स की या लॉयल्टी को क्या करना चाहते थे? लॉयल बनाना चाहते थे भारतीय मुस्लिम्स को ब्रिटिशर्स के प्रति या ब्रिटिशर्स के लिए। ठीक है, तो पहला तो ऑप्शन ये है, भारतीय मुस्लिम भाई लॉयल हो जाए किसके? ब्रिटिश गवर्नमेंट के। ये टारगेट था। दूसरा टारगेट था टू प्रोटेक्ट द पॉलिटिकल एंड अदर राइट्स ऑफ द मुस्लिम के पॉलिटिकल और दूसरे जो भी राइट्स हैं किसी भी तरीके के, उन राइट्स को सेव किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए एकदम। टू प्रमोट फ्रेंडली फीलिंग्स बिटवीन मुस्लिम्स एंड अदर कम्युनिटीज़ ऑफ इंडिया। ये फ्रेंडली फीलिंग्स मुस्लिम्स और अदर कम्युनिटी के जो अंदर के बीच की बात हो रही है, वहाँ पे भी हम लोग ने वर्ड पढ़ा था, पीस की बात हो रही थी। ठीक है, अब पीस की बात कर लो या फ्रेंडली नेचर की बात कर लो, एक ही बात यहाँ पे कहना चाह रहा है वो। ठीक है, अब ऑप्शन दे दिया है चौथा, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, अब इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, सोचने की ज़रूरत, क्योंकि पॉलिटिकल राइट ये लोग दिलाना चाहते थे, ऑब्जेक्टिव में हमने पढ़ा। दूसरा हमने पढ़ा कि ये फ्रेंडली या पीसफुल फीलिंग्स मुस्लिम्स और दूसरी कम्युनिटी के बीच में भी डेवलप करना चाहते थे। तीसरा, ब्रिटिशर्स के प्रति जो भारतीय मुसलमान हैं वो लॉयल रहें, ये भी ये लोग चाहते थे, क्योंकि उससे मुस्लिम से इंटरेस्ट है या फ़ायदा है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Who was the main architect of the joint meeting of the Congress and League in Lucknow in 1916? 1916 के अंदर जो ये मीटिंग हुई थी, जॉइंट मीटिंग 1916 में लखनऊ के अंदर, जिसको लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जानते हैं, तो ये मीटिंग कांग्रेस के बीच में और मुस्लिम लीग के बीच में जो हुई थी, तो इसका मेन आर्किटेक्ट कौन था, किसकी वजह से ये चीज़ पॉसिबल हुई थी? सॉरी, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, तीन ही नाम याद रखने हैं लखनऊ पैक्ट से रिलेटेड, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और मोहम्मद अली जिन्ना। कहीं भी इनसे रिलेटेड कोई ऐसा ऑप्शन आ जाए जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो आंसर इनका इन्हीं में से यही हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना। अब यहाँ पे किसका नाम नहीं दिया है? बाल गंगाधर तिलक का नाम भी नहीं दिया, एनी बेसेंट का नाम भी नहीं दिया, इसलिए ये ऑप्शन बहुत ईजी हो गया आपके लिए। क्या आंसर मार दोगे यहाँ पे? मोहम्मद अली जिन्ना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नवाब सर सलीमुल्लाह खां वॉज प्रेसिडेंट ऑफ बंगाल मुस्लिम लीग। नवाब सर सलीमुल्लाह खां, जो नवाब सर सलीमुल्लाह खां हैं, यही सलीमुल्लाह खां जिन्होंने मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन किया, जो प्रेसिडेंट थे बंगाल मुस्लिम लीग के कौन से ईयर में, ये पूछ रहा है आपसे। 1903, 1913, 1923, 1912। कब हुआ था बंगाल का? तो ये बच्चों 1912 के अंदर बंगाल का सेशन हुआ मुस्लिम लीग का। जैसे कांग्रेस के हर साल सेशन होते थे, वैसे मुस्लिम लीग का सेशन भी हुआ। ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछ भी चुका, इसलिए ये क्वेश्चन आपके सामने है। तो मुस्लिम लीग का जब फॉर्मेशन हुआ, तो मुस्लिम लीग के फॉर्मेशन के बाद में उसके लगातार सेशन होते चले जा रहे थे, जैसे कांग्रेस के सेशन होते थे। तो मुस्लिम लीग का 1912 का सेशन हुआ बंगाल के अंदर, और उसके प्रेसिडेंट कौन थे? नवाब सर सलीमुल्लाह खां।
ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका इन विच ईयर द मुस्लिम डेपुटेशन टुक प्लेस इन शिमला। ठीक है, मुस्लिम डेपुटेशन शिमला के अंदर कब हुआ, क्या बात कर रहा है ये, शिमला कॉन्फ्रेंस जो हुई थी आपकी। फिर से एक बार यहाँ रिवाइज कर लेते हैं। ये कॉन्फ्रेंस 35 मेंबर्स की एक कमेटी थी, जो 35 मेंबर्स की कमेटी किसके पास में गई, लॉर्ड मिंटो के पास में गई। और लॉर्ड मिंटो ने क्या करा, शिमला डेपुटेशन या शिमला कॉन्फ्रेंस को पास कर दिया। और उस पास के होने की वजह से, उस रिजोल्यूशन की वजह से क्या हुआ, दिसंबर 1906 के अंदर मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हो जाता है। तो शिमला कॉन्फ्रेंस वाज वन ऑफ द मेन रीजन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग इन इंडिया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका ऑब्वियसली बात हो जाएगा 1906, जिसमें शिमला कॉन्फ्रेंस हुई कब, अक्टूबर 1906। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। In 1936, head office of Muslim League was shifted to। ठीक है, ये बेटा क्या हुआ था, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे थोड़ा नया डाला है मैंने। क्यों डाला है यहाँ पे नया, कि कभी कभी मुस्लिम लीग से क्या करता है, क्वेश्चंस को आगे भी पूछ सकता है, इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछ सकता है मुस्लिम लीग से रिलेटेड, कि 1936 के अंदर क्या हुआ, जो हेड ऑफिस मुस्लिम लीग का कहाँ पे था। जैसे ढाका के अंदर इसका फॉर्मेशन हुआ था, और इन्होंने लखनऊ को क्या बनाया हुआ था, अपना लखनऊ को इन्होंने अपना हेड क्वार्टर बनाया हुआ था। ये जो था ढाका और लखनऊ से हट कर कहाँ ट्रांसफ़र हो गया, 1936 में दिल्ली में ट्रांसफ़र हो गया। अब दिल्ली में ट्रांसफ़र होने के पीछे रीज़न क्या था, क्योंकि दिल्ली से ही मेन जो था पॉलिटिक्स पूरे भारत की चल रही थी, और वो राजनीति का एक पूरा का पूरा यूनिफिकेशन दिल्ली में ही जाके हो गया था। इसकी वजह से दिल्ली को इन्होंने चुना और दिल्ली को हेड क्वार्टर बना दिया गया। ठीक है, इसका मुस्लिम लीग का, ठीक है, हेड ऑफिस बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1936 में हुआ था ये भी चेंज, ये याद रखें। द एनुअल सेशन ऑफ मुस्लिम लीग इन द ईयर 1907 वॉज हेड। जैसे 1912 की बात की थी हम लोग ने, वैसे ये पूछ रहा है आपसे कि 1906 में तो इसका फॉर्मेशन हो गया भाई, 1907 के अंदर जो अगला सेशन हुआ इसका मुस्लिम लीग का, उस सेशन की जो आपका सेशन हुआ था वो कहाँ पे हेल्ड हुआ था, किस जगह पे सेशन हुआ आपका। ठीक है, 1907 का सेशन कहाँ पे हुआ था, तो बच्चों याद रखो ये सेशन कराची के अंदर हुआ था, जो कराची आज के समय में पाकिस्तान के अंदर पड़ता है आपका। ठीक है, तो पाकिस्तान के अंदर या कराची के अंदर इसका आपका क्या हुआ, नेक्स्ट सेशन 1907 का हुआ। 1906 में फॉर्मेशन हुई है, फॉर्मेशन ढाका के अंदर हुई है, हेडक्वार्टर लखनऊ को बनाया गया है। उसके बाद में 1907 का सेशन कहाँ पे हो रहा है, कराची के अंदर हो रहा है, जो आज के समय में पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी मेरे ख्याल से क्लियर होगा बहुत अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अच्छा भाई, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट की थोड़ा सा टेस्ट मैं यहाँ आपको देना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला, क्योंकि अगला पूरा चैप्टर हमारा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट से ही रिलेटेड है। और इस मूवमेंट के अंदर मुस्लिम लीग से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट भी हैं, इस क्वेश्चन में बहुत सारे मुस्लिम लीग से रिलेटेड पॉइंट भी हैं, जिनको अभी हम लोग यहाँ पे एक वन बाई वन डिस्कस भी कर लेते हैं। ठीक है, तो पूछ रहा है नॉट करेक्ट, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट से रिलेटेड कौन सा करेक्ट नहीं है। पहले करेक्ट वाले ढूंढ लेते हैं कौन कौन से करेक्ट है। बोला है हाकिम अजमल खान वाज वन ऑफ द लीडर्स टू स्टार्ट अ नेशनलिस्ट एंड मिलिटेंट आरआर मूवमेंट। ठीक है, हकीम अजमल खान ने एक मूवमेंट स्टार्ट किया था बच्चों, आरआर मूवमेंट जिसको बोला जाता है। ये मूवमेंट किस लिए था, राष्ट्रवादी और कहीं ना कहीं सैनिक बल को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था, जिसको नेशनलिस्ट या मिलिटेंट मूवमेंट भी कहते हैं। तो हकीम अजमल खान ने इस मूवमेंट को स्टार्ट किया था। एक ऑप्शन आपका ये दिया हुआ है। बोल रहा है व्हेन द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म सर सैयद अहमद खान अपोज्ड इट। हाँ, ये हमको पता है, ये वाला करेक्ट हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जब फॉर्म हुई थी सर सैयद अहमद खान ने अपोज किया था। हकीम अजमल खान ने, हाँ, आरआर मूवमेंट इन्हीं से रिलेटेड है, हकीम अजमल खान से, तो ये वाला पॉइंट भी करेक्ट हो जाएगा। दी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वेहेमेंटली अपोज द पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड सेपरेट इलेक्टोरेट्स। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने पूरी तरीके से अपोज किया था पार्टीशन ऑफ बंगाल को और सेपरेट इलेक्टोरेट को।
अरे यही तो डिमांड थी इनकी लगातार, इसी डिमांड की वजह से तो मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, तो ये क्या होगा बच्चों, नॉट करेक्ट हो जाएगा। ये देख लेते हैं, मौलाना बरकतुल्लाह मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी वर अमंग दोज फ्रॉम प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन काबुल। ठीक है, तो इन्होंने बोला था कि ये तो नाम आपके सामने आ रहे हैं कौन कौन, मौलाना बरकतुल्लाह और मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी। इन्होंने क्या करा है, जो प्रोविजनल गवर्नमेंट इंडिया के अंदर फॉर्म हुई थी, कहाँ पे, इंडिया की गवर्नमेंट काबुल के अंदर फॉर्म हुई थी। काबुल कहाँ पे है बच्चों, अफगानिस्तान के अंदर है। अफगानिस्तान में इंडियन गवर्नमेंट को फॉर्म किया गया, एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करा गया और वहाँ पे इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी इन लोगों ने अपनी कि हम फ्री हैं, हमारे ऊपर किसी का भी कोई अधिकार नहीं है। तो ये अफगानिस्तान के अंदर इन्होंने फॉर्मेशन की थी। तो हाँ, मौलाना बरकतुल्लाह और मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी दोनों इससे रिलेटेड थे, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। नॉट करेक्ट पूछा था, तो नॉट करेक्ट क्या हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन इज द नॉट करेक्ट ऑप्शन जिससे रिलेटेड। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट वाला। A London branch of the All India Muslim League was published in 1908 under the presidency of। बोल रहा है कि लंदन में जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की एक ब्रांच बनी थी 1908 के अंदर, उसकी प्रेसिडेंसी किसने की थी, वो आंसर आपको यहाँ पे देना है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन 1908 का है, 1906, 7, 12 और 16 के बारे में लगातार आप पढ़ चुके। 1908 में क्या हुआ था, एक ब्रांच इसकी लंदन के अंदर इस्टेब्लिश हो गई थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की, और वहाँ प्रेसिडेंसी इसकी किसने की थी, वो पूछना चाह रहा है ये आपसे यहाँ पे। ठीक है, तो इसके ऑप्शन क्या क्या है बेटा, आगा खां, अमीर अली, लियाकत अली खां या नन ऑफ दी अबव। ठीक है, लियाकत अली खां यहीं रह गए थे, पाकिस्तान भारत के मतभेद के अंदर ही उलझे हुए थे, यहीं पे थे। आगा खां तो भारत के अंदर ही प्रेसिडेंसी कर ही रहे थे 1908 के अंदर, वहीं थे सारे के सारे, उस चीज़ को संभाल रहे थे। ठीक है, बच्चे कौन इसमें से, अमीर अली बचे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, अमीर अली इज़ द करेक्ट आंसर। तो अमीर अली इज़ द करेक्ट आंसर, यहाँ पे इसका अमीर अली आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपको जो भी है ये सारे क्वेश्चंस मोस्ट प्रोबेबल जो मुस्लिम लीग से रिलेटेड क्वेश्चन आपके बन सकते थे, वो मुस्लिम लीग से रिलेटेड क्वेश्चंस की हम लोग यहाँ पे बात कर चुके हैं। अब मुस्लिम लीग से रिलेटेड क्वेश्चंस जो भी आपके बने, मेजर ऑफ द क्वेश्चन वो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लिए। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा आपका, नहीं पूछेगा। अगर बाहर पूछेगा भी तो इन्हीं से उलझता लड़ता फिरता क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, उसके बाहर क्वेश्चन इसमें नहीं पूछेगा। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है, मेन चीज़ कि मुस्लिम लीग का जो हम लोग ने बेसिक डिस्क्रिप्शन पढ़ा, डिस्क्रिप्शन हम लोग क्यों कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन इसीलिए हम लोग कर रहे हैं कि जो ये क्वेश्चन होते हैं हमारे लिए, डिस्क्रिप्शन के बाद में लगाना आसान हो जाते हैं। जिससे हम डिस्क्रिप्शन जब एक बार कर लेते हैं तो जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे लिए लगाना बहुत आसान हो जाता है। तो ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, डिस्क्रिप्शन को पढ़ने के बाद में इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लगाना आपके लिए इजी भी है, समझना भी इजी है, टॉपिक भी क्लियर हो जाता है और क्वेश्चन भी आपके इस टाइप के फॉर्म आपके बन जाते हैं। ठीक है, तो इन टाइप के क्वेश्चंस की लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। मैं फिर से वही बात कहूँगा, और इन प्रैक्टिसेस को लगातार क्या है 1857 से लेके अभी हम लोग कहाँ तक आ चुके हैं, मुस्लिम लीग के फॉर्मेशन भी हम लोग ने ख़त्म कर दिया है। अब हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ गांधी इरा बचा हुआ है और भारत का फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट बचा हुआ है। फ्रीडम ले लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर कहीं ना कहीं, और उससे रिलेटेड जितने भी मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन हैं वो यहाँ पे हम लोग लगा लेंगे। तो आपको उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं, जो भी सारी की सारी चीज़ें हैं, वो यहाँ प्रैक्टिस करते रहिए, लगातार देखते रहिए इन चीज़ों को, और इस वीडियो को लगातार फॉलो करते रहिए आप लोग। इससे बहुत ज़्यादा हेल्प आप लोग के एग्ज़ाम्स में, एग्ज़ाम जो भी पॉइंट ऑफ व्यू आपका जिस तरीके से पैटर्न चेंज हुआ है, उन पैटर्न में लगातार चेंजेस जैसे हो रहे हैं, वहाँ आपकी ये चीज़ बहुत हेल्प करेगी। जो हम लोग यहाँ लगातार आपकी पूरी ग्रेविटी की टीम मिलकर जो इसके ऊपर काम कर रही है, वो सिर्फ आपके लिए यहाँ पे काम किया जा रहा है। इस काम को और इस फ़ायदे को उठाने की कोशिश कीजिए पूरी तरीके से आप, और जो भी क्वेश्चन यहाँ पे आपके कराए जा रहे हैं वो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन प्रीवियस कई सालों के डिस्कशन के बाद में या उन सारी पेपर्स के एग्ज़ाम्स के एनालिसिस करके हम लोग यहाँ आप लोग को करा रहे हैं। तो इनको बहुत रिलेवेंसी के साथ में और बहुत कंसिस्टेंसी के साथ में देखते रहिए, फॉलो करते रहिए, और इन चीज़ों को अपने जो भी है ग्रुप के अंदर, सर्किल के अंदर सर्कुलेट करते रहिए, लोगों तक ये बात पहुंचाते रहिए, और अपनी पढ़ाई पे ध्यान देते रहिए। फर्स्ट टर्म अभी आपके एग्जामिनेशन के दूर नहीं है, बाकी इस पर काम करते रहेंगे। आगे के टॉपिक्स हम और कवर करेंगे इसके साथ में। बाकी नेक्स्ट क्लास, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाकी सी यू, टेक केयर, ओके, थैंक यू सो मच।